तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट चार्जशीट तो उनके खिलाफ होना चाहिए। क्या चार्जशीट पेश करेंगे बंगाल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो चुका है। बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज 14 आरोपों की चार्जशीट जारी की। उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं। उनका काम सिर्फ चुनाव आयोग के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में एक ही राज्य है जहां से घुसपैठ का रास्ता खुलता है। बंगाल में ममता राज में भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव की राजनीति चल रही है। कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता चुनावी मैदान में जीत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि इन लोगों ने बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला का सपना दिखाया, लेकिन यहां पर सिंडिकेट राज स्थापित कर जनता का शोषण किया गया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। हम बंगाल की अराजकता, आर्थिक बदहाली का मुद्दा जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना है। ये चार्जशीट टीएमसी सरकार के 15 सालों के काले कारनामों का चिट्ठा है। फिर टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। टीएमसी ने चार्जशीट में पूछा, गृह मंत्रालय अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने में पूरी तरीके से क्यों नाकाम रहा। टीएमसी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अवैध घुसपैठ से सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से वार पलटवार किया गया, आपको वो सुनवाई। तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट, ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के वोट पर जीतती है। इनको 28%, भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट आता है। कई लोग होंगे इसमें देते होंगे वोट, कई लोग होंगे जो तृणमूल को देते होंगे वोट, यानी 28% भारतीय जनता पार्टी को वोट आता है, बाकी 72% तृणमूल को आता है। उनका कहने का यह मतलब है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं जो तृणमूल को वोट करते हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। यह इनकी मानसिकता है, यह इनकी सोच है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रखती हूं सवाल। पहला सवाल आज यही, बीजेपी का मिशन बंगाल, शाह का बड़ा प्लान, ममता पर आरोप पत्र, टीएमसी की घेराबंदी, बीजेपी की चार्जशीट, ममता सरकार पर 14 आरोप, बंगाल चुनाव, ममता सरकार से सीधे सवाल, बीजेपी की चार्जशीट, बंगाल में दिलाएगी जीत। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर, वरुण पुरोहित हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ, मोहम्मद एहतिशामुल हक हैं टीएमसी के नेता, एडवोकेट हर्ष दहिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनुराग वर्मा जी भी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए शुरुआत करना चाहूंगी मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब आपके साथ, क्योंकि आज चार्जशीट सामने आई है, जनता की चार्जशीट, जनता के आरोपों की चार्जशीट बीजेपी की तरफ से आज आपके लिए जारी की गई। लेकिन 15 साल की सरकार के बाद भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप, क्या सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है बंगाल के अंदर जिसे उठा रही है इस वक्त बीजेपी एक मुद्दे के तौर पर? देखिए पूर्णिमा जी नमस्कार, इतने पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे पार्टी पर लगाए गए चार्जशीट
हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में हम लोगों को लगाना चाहिए, इसलिए कि वो उनके काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे 15 साल के कार्यकाल में हमने 10 करोड़ लोगों के लिए जो सेवा दी है, मैं बता नहीं सकता हूँ, 100 कम से कम योजनाएं हमारे पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक के योजना हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने की है। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि वो आप साथ देंगे या फिर भरोसे का वोट देंगे, साथ देंगे। हम एक बात समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी और उन पर भरोसा इम्पॉसिबल। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर कोई भरोसा करता है तो वो समझिए कहीं कल वो नहीं रहेगा। आज तक हम लोग भरोसा कर करके तीसरी बार जो सत्ता में बैठे हैं, ना 15 लाख आया, ना 2 करोड़ के हिसाब से 12 का साल में 24 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, ना काला धन विदेशों से आया, ना 70 का पेट्रोल 35 रुपया हुआ, ना स्मार्ट सिटी हुआ, बल्कि ना 400 का सिलेंडर 200 रुपया हुआ। तो आप 15 साल से सरकार में बैठ के एहतेशामुल हक साहब, आप चाय पी रहे हैं क्या? 15 साल से आप सरकार में बैठे हैं राज्य सरकार के तौर पर, क्या वहां पर हिंसा की घटनाएं नहीं होती? क्या भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते? भ्रष्टाचार की बातें नहीं होती? भ्रष्टाचार, पूर्णिमा जी ने कल की जो परिस्थिति मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में जो परिस्थिति हुआ है, हमारे जो भी वहां समझिए के शरणार्थी थे या फिर ये जितना प्रोसेशन मॉब लिंचिंग लेके जा रहे थे, मुसलमानों का दुकान को चुन चुन कर करके पथराव किया गया, आगजनी किया गया। कल की घटना रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हम इसकी कड़ी निंदा और मत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। पुलिस आपके अंडर में और आप ही निंदा करें। चुनाव आप सोचिए ये कितना बड़ा फेलियर, अरे कितना बड़ा फेलियर है। देखिए यही बात, अब आप चुनाव आयोग पर आ गए, यही बात बीजेपी कहती है कि घूम फिर के आप आ जाएंगे चुनाव आयोग पर। सर, इससे पहले क्या हिंसा की घटनाएं नहीं हुई, मुझे ये बताइए, तब आपका पॉलिसी फेलियर नजर नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी पहले की घटना जो है, उनका सपना है पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करना, लेकिन किसी भी कीमत पर इनका सत्ता यहाँ नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल है, यहाँ हिंदू मुसलमान से हट कर करके आपको काम करना होगा, यहाँ विकास की राजनीति करना होगा। और हमारी नेत्री ने जीवन से लेके मृत्यु तक के योजनाएं की है। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्मी भंडार है, हर एक माता बहने को हमारा लक्ष्मी भंडार मिलते हैं, हर एक लोगों को समझ लिया हमारे यहाँ 100 योजनाएं। सौरभ सिकदर साहब, इनके हिसाब से तो सब कुछ ठीक है और आपने चार्जशीट निकाली, फिर इन्होंने भी एक निकाल दी। अब यही सब चलता रहे, जनता के सामने कंफ्यूजन रहे। अगर इतने ही गंभीर आरोप हैं तो क्या किसी तरीके की कार्रवाई करने से क्या सेंट्रल को किसी ने रोका है? बी, अगर इतने ही गंभीर आरोप हैं सिकदर साहब, सर सवाल होने दीजिए पूरा, अगर इतने ही बात सब कुछ ऑल इज वेल है तो फिर वहां की जनता ने आपका चुनाव तो नहीं किया और ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है बंगाल में, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा। सबसे पहले तो मैं आपका प्रश्न का जवाब दूं। जो प्रश्न आपने शुरू में किया था, क्या आप केंद्र में हैं, आपको कार्रवाई करने के लिए क्या कोई रुका है? तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री खुद जाके, जब आईपैक के ऑफिस में ईडी का रेड हो रहा था, तो उसने क्या किया था, पूरा मीडिया आप लोगों ने दिखाया था कैसे उसमें हस्तक्षेप किया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो विचाराधीन है। थोड़ा पीछे आइए, जब राजीव कुमार, जो अभी तृणमूल का राज्यसभा का सांसद है और कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था, उसके घर में जब सीबीआई ने छापा मारने गया था, तो कलकत्ता पुलिस सीबीआई ऑफिसरों को मार के भगा दिया था और मुख्यमंत्री खुद धरना में बैठ गए थे। मेरे ख्याल से ये 2 एग्जाम्पल बहुत होगा, आप चाहे तो मैं और दे सकता हूं। अब आता हूं कि यह चार्जशीट में क्या इन लोगों का दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये चार्जशीट में इस 15 साल का जो इस सरकार का व्यर्थता है, ये हमने बंगाल के जनता के सामने खोल के दे दिया है। बात करते हैं लक्ष्मी भंडार के और बात करते हैं युवा भाता के, लेकिन 40,000 युवा जो बंगाल में कोई काम नहीं मिलने के लिए बंगाल से बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसका बात तो नहीं कर रहा है। आप 15 साल बाद आके आप 1500 रुपया का भीख देना चाहते हैं।
माता बहनों को आप 1000 रुपया देके लक्ष्मी भंडार के नाम पे आप सोचते हैं कि खरीद लिया है। अब माता बहन के घर में 1500 अगर रोजगार नहीं रहेगा, माता बहन अगर घर चला नहीं पाएगा, तो वो 1000 रुपया से क्या करेंगे? इसीलिए क्या है, ये 1500 खाली चार्जशीट नहीं है, ये विदाई पत्र है। तृणमूल कांग्रेस सरकार का ये विदाई पत्र का घोषणा है, और इसीलिए ये चार्जशीट आज बंगाल वासियों के लिए, बंगाल का लगभग 10 करोड़ वोटर के सामने हमने पेश किया है। अब इस पे जो फैसला लेना है, जैसे चार्जशीट देने के बाद फैसला तो जज लेते हैं ना, तो ये हमारे जज है जनता जनार्दन। मतलब आपने भी जनता नैरेटिव सेट जनार्दन कर वोट दिया ना करे सिकदर और उसका साहब। फैसला दे। सिकदर साहब, मतलब एक नैरेटिव आपने भी सेट कर दिया ना फिर तो। जैसे एक नैरेटिव वो सेट करके चलते हैं, तो वो एक नैरेटिव आपने भी सेट कर दिया। मतलब चुनाव के समय में एक शिगुफा छेड़ दिया या कुछ मुद्दों को उठा दिया, उसका फायदा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर तो यही स्ट्रैटेजी हो गई ना सिकदर साहब। नहीं पूर्णिमा जी, हम खाली ये जो चीजें हैं हम जनता के दरबार में पेश किया है। अब जनता जनार्दन तैयार करे ना किसके बात ठीक है, क्योंकि देखिए टीएमसी का गणतंत्र के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जो पोल के टाइम पे जो वायलेंस होता है, जैसे वोट लूटा जाता है, फॉल्स वोटिंग होता है, वो पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं होता है। हम इतने राज्य में सरकार चला रहा है, तो कोई एक राज्य में यह आरोप नहीं आता है कि हम वोट लूटते हैं। और इसीलिए इस बार जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, और बार बार जो आश्वासन दिया है कि इस बार हर कोई अपना वोट खुद दे पाएगा, तो इसके लिए हम लोगों के सामने ही लेके जा रहा है कि देखिए ये हमारे आरोप है तृणमूल कांग्रेस सरकार के ऊपर, आप इसका विचार कीजिए, आप तैयार कीजिए वोट किसको करना है। ठीक है वरुण पुरोहित जी, आपको लगता है घुसपैठ और करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और उसको उठाने से फायदा मिलेगा? जो उस मुद्दे को उठाएगा संभवतः उसका फायदा वो ले लेगा अगर एक नैरेटिव सेट कर देता है तो। लेकिन इन दोनों के वार पलटवार के बीच में कांग्रेस अपने आप को कहां पर पा रही है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपने नैरेटिव की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव तो लोकसभा चुनाव में 2024 में ही फेल हो चुका। नॉन बायोलॉजिकल गारंटी फेल हो चुकी और 240 पे अटक गए। आगे कहीं ना इनकी जैसे पर सरकार बना ली ना सर। मेरी बात तो सुनो। नहीं मैं तो सुनूंगी आपकी बात, लेकिन नहीं असली बात तो तब सर देखिए, अब आप अपना 2024 में देखिए 90 का अगर आप क्रेडिट लेंगे आप, हम पहुंचे इतने तक, तो फिर आप नहीं फिर सरकार तो इन्होंने बना ली ना, तो ध्वस्त नहीं हो गया। आप ये मत कहिए कि ध्वस्त हो गया, सरकार इन्होंने बना ली। सरकार नहीं बना पाती, आपकी सरकार आ जाती तो फिर आप कहते कि भाई ये हो गया, बहुत बढ़िया हुआ। आप कंटिन्यू करिएगा पुरोहित जी। पूर्णिमा जी, मैंने जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय कह दिया था विपक्ष पछताएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। लोग मजबूती से क्यों नहीं लड़े? जो आप मेरे को कह रहे हो ना, उसका आंसर आपने सुना नहीं। ये ध्वस्त इसलिए हो गया है कि विपक्ष मजबूती से लड़ता तो 240 सीटें भी इनकी नहीं आती। अच्छा। आज भी विपक्ष की जो मजबूती की कमी है उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी सरकार, बंगाल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, बंगाल के अंदर ममता दीदी लोकल लेवल पर बड़ी स्ट्रॉन्ग नेता है। कांग्रेस ही है, वो तो खुद इंडियन यूथ कांग्रेस की महामंत्री थी। हम थे जब भी आनंद शर्मा जी अध्यक्ष थे, वो महामंत्री थी इंडियन यूथ कांग्रेस। मैं कह रहा था स्टेट लेवल पर ममता दीदी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी तो मोदी सेंट्रिक हो चुकी, पार्टी विद डिफरेंस रही नहीं है, और उसके अलावा कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी। इनके पास खुद की लीडरशिप तो है नहीं। पुरोहित जी, अभी आपने कहा कि ममता बनर्जी का कोई वो नहीं है, विकल्प नहीं है वहां पर, बंगाल में नहीं है। मैं आपको नहीं तो कांग्रेस को खारिज कर दिया आपने पहले ही। मैं आप मेरी बात तो सुन लो पूरी। अरे सर, मैं पूरी बात ही तो आप ही बोल के निकले। अब मैं उसी बात से बात निकालती हूँ तो आपको पुरोहित जी मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं कभी कभी आप ही ने कहा कि वहां पर उनका कोई विकल्प नहीं है, तो अगर उनका कोई विकल्प नहीं है तो आप कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं ना। मतलब कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है बंगाल में किसी भी तरीके का, ये मैं मान लूं आपकी बात से। अब आप मेरी पूरी बात नहीं सुनी। पहले भी मैंने कहा तृणमूल भी कांग्रेस, ममता दीदी भी इंडियन यूथ कांग्रेस की महामंत्री थी, आनंद शर्मा अध्यक्ष, कांग्रेस ही है वहां पे, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उस पर भी आऊंगा जो आप पूछ रहे हो।
वहां पे ऑल्टरनेट नहीं है। जो इन्होंने चार्जशीट जो बीजेपी लाई है, ये तो खुद का फेलियर स्टेटमेंट लेके आई है। आप जो केंद्र सरकार की घुसपैठ की जो आप बात कर रहे हो, इनके हाथ में नहीं घुसपैठ, कौन से तो बिहार में हो गई, कौन से कितने घुसपैठ ये निकाल दिए। दूसरा जो SIR हुआ उसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे डोमेस्टिक कई सालों से काम करती है वो, उसको वहां पर अपना वापस जाना पड़ा, तो वो शी वाज अनॉयड कि मेरे इतने पैसे खर्च करा रहे हैं, मैं सबमिट करके आई सारे कागज, मेरे पति को छोड़ गई, फिर मुझे वापस बुला रहे हैं कि ऐसे कर। तो जो SIR की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, उससे भी रिजेंटमेंट बीजेपी के खिलाफ हुआ। अच्छा हुआ, वो खराब हुआ, सही हुआ, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता लगेगा। और जहां तक आप कांग्रेस की जो बात करें, जो इस समय जो कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का डिफरेंस, कांग्रेस पार्टी 2016 के टाइम अच्छी सीटें थी, 44 सीटें थी, अपोजिशन में भी थी, लेकिन 2021 में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवाद को, जो प्रवर्तक सरकार की पूंजीवादी, उसको रोकना था, तो एक साइलेंट वॉक ओवर दिया। और कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ मजबूत नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को साइलेंट ही वॉक ओवर ममता दीदी को देना चाहिए। ममता दीदी के, अब भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है महिलाओं के वोट और मुस्लिम वोट जो काटने का प्रयास कर रही है, 10% का डिफरेंस, तो उसको कैसे काटा जाए, ये सक्सेसफुल नहीं होंगे। इनको खुद को मन में पता है, तो खुद ही सोचते, ज्यादा सीटें नहीं सोच के बैठ। तो कांग्रेस पार्टी जो है, आप जो पार्टी की बात करो, कांग्रेस को टाइम लगेगा, लेकिन जो कांग्रेस का ही स्वरूप है वो भी कांग्रेस जबरदस्ती यहाँ पे एक जुमलेबाजी या कोई आजकल जो शब्दों का प्रयोग मैं ऐसे करता नहीं, पर हो रहे हैं नहीं, कांग्रेस तो 294 में से 200 सीटें लाएगी, इतनी सीटें लाएगी। तो मेरे को नहीं लगता ऐसी बातें करनी चाहिए। जो धरातल पे बात है वही करनी चाहिए, धरातल के हिसाब से। लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस आपकी बातों से अग्री ऑब्वियसली नहीं करेगी सर, जो आप यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको उसका टेक मान के आगे बढ़ती हूँ। हर्ष दहिया जी पहले आपके पास, फिर अनुराग जी मैं आपके पास आती हूँ। हर्ष दहिया साहब, मुझे ये बताइए कि अभी ये जो पॉलिटिकल चार्जशीट वाला जो एक ट्रेंड, इधर से चार्जशीट जारी हुई फिर उधर से वापस आ गई, ये किस तरीके का इम्पैक्ट डाल पाने की स्थिति में, और वाकई में ऑन ग्राउंड जो आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से वो एग्जिस्ट करते हैं, या सिर्फ कहने की बात है कि चलिए अब चुनाव का माहौल है तो मुद्दे उठा देते हैं? पूर्णिमा जी, पहले तो मैं वरुण जी को सुन रहा था कांग्रेस से, तो बड़ी हंसी आ रही थी, उन्होंने तो पहले ही हार मान ली है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो देश के नेता बने फिरते हैं, वो तो गायब हैं। और ये पिछली बार इनकी 0 सीट्स आई हैं, ये तो वोट काटने का भी काम नहीं कर रहे, तो डिबेट पे भी आके टीएमसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि ममता दीदी लड़ेंगी। हमारे राहुल गांधी तो बिल्कुल नाकामयाब नेता हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। जैसे बिहार में वो असफल रहे, वैसे ही बंगाल में भी कांग्रेस असफल रहने वाली है। राहुल गांधी घुटने टेक चुका है, बट लेकिन थिएट्रिक्स उन्हें पूरे करने हैं नेशनल लेवल पे कि अपने आप को एक नेता दिखाना है। जहां तक बात रही चार्जशीट की, आप ये देखिए, अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, ये भय वर्सेस भरोसे का इलेक्शन है। भय किस चीज का? हिंदू वहां पे रामनवमी पे अपनी प्रोसेशन निकालता है तो उस पे पथराव हो जाता है। आप दुर्गा पूजा सही से नहीं मना सकते, अगर आप बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मना सकते तो कहां पे मनाएंगे? दिल्ली में सीआर पार्क में दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। और जहां पे हमारी दुर्गा मां की, हमारी माता की सबसे बड़ी क्या कहते हैं आस्था है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे हिंदू आज के समय में दुर्गा पूजा सही से नहीं कर पा रहा। तो किस लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, किस चार्जशीट की बात होती है? चार्जशीट तो पब्लिक बता रही है जिसमें भय का माहौल है। आप देखिए कितने टीवी चैनल्स गए बंगाल में, जब उन्होंने लोगों से पूछा कि आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी की सरकार के बारे में, वो डर के कह देते हैं नहीं जी हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम इस पे कोई बयान नहीं देंगे। वो डर दिखता है। आज आप देश में मोदी के खिलाफ बोल सकते हो, आप किसी भी नेता के खिलाफ बोल सकते हो, आप अमित शाह जी के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन आप ममता बनर्जी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ममता दीदी के खिलाफ बोलेंगे तो आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। अभी एक इन्फ्लुएंसर के घर पे उन्होंने पुलिस भेजती थी, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, वो देश के बाकी कोनों में अपनी पुलिस भेज के लोगों को हरास कर रहे हैं। तो वो इस बार वोट से बदला भी लिया जाएगा और बदलाव भी किया जाएगा। बंगाल में बदला लेगा वोटर बताएगा कि ये जो आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज वहां पे कर रहे हैं, ये हमारा देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आपने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इतने पोरस छोड़ दिए हैं, जहां पे आपने सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल विफल कर दिया है ताकि आपको वोट मिल सके बांग्लादेशियों का, तो वोटर उसका बदला लेगा और बंगाल में बदलाव आएगा। मैं आपको एक आखिरी में छोटा सा आंकड़ा बताना चाहूंगा। 2016 में बीजेपी की 3 सीटें आई थी, 2021 में 77 सीट्स आई हैं। आप ग्राफ देखिए कितना बड़ा है। और अब 2026 में
आप कोई भी पॉलिटिकल पंडित कुछ भी कहे, मैं गारंटी देता हूं यहां पे पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। ये भारी वर्सेस बंगाली का इलेक्शन है। जो बंगाली मानुष है, हमारा भाई है वहां पे, वो बदलाव चाहता है, वो बदला चाहता है। वो नहीं चाहता कि बांग्लादेशी आके ये डिसाइड करे कि बंगाल पे राज किसका होगा। ठीक है, आपका ग्राउंड पर्सपेक्टिव अनुराग जी क्या कहता है? वहां पर वाकई में एक तरीके का फियर फैक्टर है या पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग है, इमोशनल बातों को ज्यादा ट्रिगर किया जा रहा है ऐसी बातें कह के, या फिर डेवलपमेंट की बात कह के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और इज इट अ मिक्स ऑफ ऑल? देखिए पूर्णिमा जी, भारत की राजनीति की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, विकास पे तो कभी वोट पड़ता है नहीं। अगर वोटर की, ये मैं इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का दोष नहीं है। आप इसको 2014 इसमें इंक्लूड कर रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता। देखिए, विकास की बात के नाम पे वोट पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो बाकी विकास की बात जरूर होती है हर चुनाव में, लेकिन वेस्ट बंगाल में विकास की बात होगी। कांग्रेस वहां पे लड़ेगी भ्रष्टाचार पे, विकास पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। वो कहाँ है? वो खुद कह रहे हैं ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे वेस्ट बंगाल की जो ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे तो वहां पे 55-60 सीटें ऐसी जहां पे सीधा सीधा मुस्लिम वोटर डिसाइड कर देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके बाद जो बाकी 60-70 सीटें होती हैं उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी बची 150 सीटें जहां पे हिंदू वोटर है वो किसकी तरफ जा रहा है उस पर डिसाइड होता है। इस बार जो वहां का सबसे बड़ा जो एक नया जो कोण बना है, जो डायनेमिक्स है, वो ये है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जी जो साथ आए हैं, क्या वो मुस्लिम वोटर को ममता बनर्जी से निकाल के अपने पास ला पाएंगे? देखिए, जो पिछले दिनों ट्रेंड आया है, मुस्लिम मतदाता जो है वो रीजनल पार्टी से अब अलग जा रहा है। वो चाहे आप महाराष्ट्र देख लें, चाहे आप बिहार देख लें, अब मुस्लिम मतदाता अपने बीच का नेता चाह रहा है। और ऐसी कुछ बातें भी पिछले दिनों हुई हैं कि हमें अपने बीच का आदमी चाहिए। जो यूपी में बात है, एमआईएम और हुमायूं कबीर के जो अलायंस है उसमें आपको लगता है कि इनके मुस्लिम वोट बैंक को डेंट करेगा? देखिए, ये अगर ट्रिगर कर गया, अभी देखिए, अभी हम बहुत जल्दी बैठे हैं। अभी लास्ट के आप चाहे हरियाणा देख लें, आप चाहे बिहार देख लें, आप चाहे महाराष्ट्र देख लें, आखिरी का एक हफ्ता बहुत क्रूशियल होता है। सेंटर में बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। अभी तो ममता बनर्जी ने बता दिया कि हम क्या क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अभी बीजेपी ने नहीं बताया है। लेकिन एक चीज इसमें अपर हैंड क्या होता है, जो सरकार रूल कर रही होती है वो जो कमिट करती है उसका ज्यादा बड़ा रोल होता है, उस पर ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। इसमें क्या है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, वो क्या कर रही है, इसमें भी यहां पे दोनों बराबर की उसमें बैठे हुए हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में स्टेट में टीएमसी की सरकार है। यहां पे हुमायूं कबीर और ओवैसी फैक्टर एक अगर कुछ बदलाव हुआ जिसकी इस बार उम्मीद बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई है उससे बौखलाई है पिछली बार भी थे। जिस तरह से आप देखिए वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ा है, वो 4 से 37% पहुंच गया है, उसको देखते हुए ममता बनर्जी का परेशान होना लाजमी है। और एक चीज और, वेस्ट बंगाल का एक ट्रेंड और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जगह आमतौर पे ऐसा होता है या होता था कि सरकारें बदलती रहती। 5 साल हमने तुम्हें दिया, 5 साल तुम्हें दिया, या 10 साल तुम्हें दे दिया, 5 साल तुम्हें दे दिया। अब तो वो चेंज ही हो गया ना, अब बहुत जगह हम देखते हैं। अब देखिए, अब ये पिछले हुआ, लेकिन ये वेस्ट बंगाल का ट्रेंड बहुत पुराना है। जिस समय कांग्रेस रूल करती थी, मेरे ख्याल से 30-35 साल रूल किया, उसके बाद लेफ्ट ने किया, अब जो है ममता बनर्जी 15 साल से कर रही हैं। तो ये भी ममता बनर्जी को पता है कि अगर एक बार हटे तो दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि हमें जनता के चुने हुए पर हम लोग सरकार बनाते हैं। हम लोग जो है पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल के 10.5 करोड़ जनता के लिए हमारी पार्टी ने इन लोगों के लिए बहुत सारी काम की है। हमारे जितने भी विपक्षी पार्टियां जो हैं, जो बोल रहे हैं अपनी बात, वो सपना देखने का हक सभी को है। लेकिन ममता बनर्जी ने इतना जबरदस्त तरीके से काम किया है कि चौथी बार फिर से हम लोग अपने ही रिकॉर्ड को बीट करेंगे। आपने देखा होगा जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी तो 170 सीट लेके आए थे। दूसरी बार हमारी सरकार जब 2016 में बनी तो हम लोग 211 सीट लेके आए थे पूर्णिमा जी, और तीसरी बार जब हमारी सरकार बनी तो हम 213 सीट लेके आए थे। अभी चौथी बार 2026 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, हम लोग चौथी बार
फुल मेजोरिटी के साथ में कम से कम 226 सीट लेके आ रहे हैं और हमारी ममता बनर्जी को ठीक है। पीछे मस्तक पे बैठा रहे हैं। हमारे जितने भी लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर और MIM फैक्टर है, यहाँ के मुसलमान बहुत ही समझ लिए अवेयर है। हमारे मुसलमान भाई किसी भी कीमत पर वो जो इस तरह का आज बाबरी मस्जिद का इशू समझ लिए, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामला सॉल्व हो गया, लेकिन एक नया इशू इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समझिए पूरा सपोर्टेड है, इसलिए कि मुसलमानों के वोट में सेल मारने के लिए, ताकि मुसलमानों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे करके सीधा MIM और इनको जाए। हुमायूं कबीर किसकी पार्टी में थे एहतेशामुल हक? बहुत अगर है किसकी पार्टी में थे हुमायूं कबीर? हमारे पार्टी में थे। निकाला किसने? हम लोगों ही ने अपने पार्टी आप ही ने निकाला ना, आप ही ने निकाला ना, हम लोग आपने निकाला ना, वही मैं कह रही हूँ। एहतेशामुल हक साहब आप सुनिए, यहीं पर रुकिए, यहीं पर रुकिए। आपने निकाला तो बीजेपी ने कैसे प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया? आप ना निकालते तो उनके पास क्या कुछ होता करने के लिए? निकाला आपने ना। और अगर आपने इतना कुछ कर दिया, आपके हिसाब से आपने सोनार बांग्ला बना दिया, तो भाई आप ही क्या SSC स्कैम हुआ ना? कहीं और हुआ क्या? वो किसका फेलियर है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर कॉल स्कैम आरोप कंटिन्यूअस लगते हैं, कट मनी का आरोप हमेशा लगता है, बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता। देखिए, आरोप लगाने का काम पूर्णिमा जी ये काम है, जितना भी है आरोप लगाने का काम है, लेकिन ये प्रमाण बस हुआ, तो ये बात फिर हर चीज पर एप्लीकेबल है। फिर TMC जितने आरोप लगाती है इलेक्शन कमीशन पर, वो सारे के सारे आरोप बेकार है, क्योंकि आरोप तो लगेंगे, आरोप तो लगाए ही जा सकते, फिर उसमें क्या दिक्कत है? आज पश्चिम बंगाल को हासिल करने के लिए SIR 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ। अरे तो घुसपैठियों को क्या करें? घुसपैठियों को आप रखेंगे बंगाल के अंदर? 62 लाख, एक बात सुनिए, जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको रखेंगे आप क्या एहतेशामुल हक साहब? लोगों का नाम निकाला दी पूर्णिमा जी। अरे तो नहीं है ना उनके पास दस्तावेज, किसी ने चुरा थोड़ी लिया, उनके पास दस्तावेज नहीं है तो नहीं होंगे लिस्ट में। बिल्कुल है, दस्तावेज सबके पास है, तो फिर लेकिन कैसे? चुनाव आयोग को इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। अरे फिर कोर्ट जाए, केंद्र सरकार कोर्ट चले जाए, ओपन है मामला। नहीं तो इसमें तो फिर चुनाव को फिर डिलीट करें आप, चुनाव को फिर डिलीट करें, इसका अरे मतलब तो है उससे कि नीचे यहाँ भी के लोग जनता- अधिकृत कर रखे हैं, यहाँ फिर के जाए ना जनता उनके वोट पास। देंगे। आपके भी तो यहाँ की जनता BLAs का क्यों वोट नहीं नहीं काम कर रहे देंगे। वहां पे? आपके भी BLAs हैं, BLAs को बोलिए अपने ब्लॉक लेवल एजेंट्स को वो काम करें, वो वहां पे रेक्टिफाई करवाएं। वो क्यों नहीं अब दिखा पा रहे कि कहां पे दिक्कत हो रही है? सब काम कर रहे हैं, BLA काम कर रहे हैं, लेकिन तो चुनाव फिर आयोग किस के बात का डर है आज एहतेशामुल 7 हक लाख लोगों का साहब? नाम अगर लिखा आपके हुआ है, BLAs दर्ज है। काम कर रहे हैं तो फिर किस बात का डर, किस बात का आरोप इलेक्शन कमीशन पे? सौरभ सिकदर साहब आप आ जाइए जरा मुझे। हाँ सिकदर साहब, देखिए डर इस बात का है कि पब्लिक अपना वोट ना दे पाए। ये सरकार चुनाव जीतते हैं, पब्लिक को वोट दान से दूर में रखे। शहर में हमने देखा है, कलकत्ता शहर की टाइम बात कितना है मुझे कीजिए, बताएंगे जी। जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, वहां पे सारे हाई राइज में ताला मार दिया जाता है कि वोटर जाके वोट ना कर पाए। और पिछले बार जो वोटर जाके वोट किए थे, वो आकर पानी का लाइन काट दिया गया, बिजली का लाइन काट दिया गया। तो यही डर जो है कि वोटर वोट ही ना कर पाए, क्योंकि वोटर वोट करेगा तो वोटर परिवर्तन नहीं, राहत चाहते हैं इस सरकार से। वोटर एक्चुअली राहत चाहता है इस सरकार से, क्योंकि देखिए यह मेरा बीजेपी का प्रवक्ता के नाते मैं नहीं बोल रहा हूं, कलकत्ता का हाईकोर्ट ने बोला है कि बंगाल में कानून का शासन ही नहीं, यहाँ ममता बनर्जी का शासन चलता है, कानून का शासन नहीं है। तो इसीलिए राज्य सरकार का संरक्षण है। हाँ इसीलिए सारा पश्चिम बंगवासी यही चाहता है कि कानून का शासन प्रतिष्ठित हो, एक दुर्नीति मुक्त सरकार हो, एक सच्च सरकार हो, नहीं, लेकिन और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिकदर साहब, फिर जब घुसपैठ की बात आती है तो घुसपैठ की अकाउंटेबिलिटी तो फिर आपके ऊपर भी है ना? कि नहीं है? यही हमारे ऊपर इसीलिए वो देना चाहता है, जिसका स्पष्ट जवाब हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में दे दिया था कि बंगाल सरकार ने 600 किलोमीटर जमीन नहीं दिया था, और घुसपैठ बंगाल में वहीं से हो रहा है जो अनसिक्योर्ड बॉर्डर है, वहां से घुसपैठ करते हैं
और तुरंत उसके बाद वही के पंचायत सदस्य, वही के काउंसिलर उसका आईडी बना देते हैं और वही आईडी लेके ना केवल पश्चिम बंगाल में पूरा देश में फैल जाते हैं। आप देखिए पूरा देश में नहीं तो SIR का काम फिर सिस्टम पैरालिसिस है और कुछ नहीं हो सकता ना फिर तो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है ना। इस मई के बाद जब अपना सरकार प्रतिष्ठित होगा, घुसपैठ बंद हो जाएगा बंगाल में। आज गृह मंत्री जी ने बोला है 45 दिन में बंद हो जाएगा। 45 दिन में सारा बॉर्डर को सिक्योर किया जाएगा, उसके बाद घुसपैठ होगा कहां से? ठीक है हर्ष, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, मेरे एक मित्र हैं जो बंगाल में रहते हैं, उनसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, वो दिल्ली आए हुए थे, तो मैंने पूछा कि बंगाल में अभी ग्राउंड सिचुएशन क्या है। वो कहते कि भाई बीजेपी को बहुत ही ज्यादा, सेंटर को मतलब एनडीए सरकार को, बीजेपी सरकार को वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ानी पड़ेंगी। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या है? कहते इतना भय का माहौल है अभी। टीएमसी वाले क्या करते हैं कि जहां पे बीजेपी का ऑप्शन होता है ईवीएम में, उस पे इत्र लगा देते हैं और लोग जब आके बाहर वोट देके आते हैं तो उनकी उंगलियां सूंघी जाती हैं कि कहीं उन्होंने बीजेपी को वोट तो नहीं दिया। और जिसने बीजेपी को वोट दिया होता है उनकी घर की बिजली काटना, पानी काटना, उनको पीटना। ये आप लोगों से ग्राउंड पे बात कीजिए, ये मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं कि जो हकीकत में वहां पे हो रहा है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वो बंदा जो वहां पे ग्राउंड पे रहता है, जो इस चीज से गुजर चुका है, उसने मेरे को ये बताइए। आप ये बताइए ऐसे उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है? ठीक है, लेकिन पुरोहित जी को इस पर काफी हंसी आ रही है। पुरोहित जी अपनी बात रखिएगा और एहतिशामुल हक साहब, मैं आपसे थोड़ा अटेंशन की दरखास्त करूंगी, बोलिएगा पुरोहित जी। पूर्णिमा जी, हंसी नहीं आ रही, मैं तो खाली मुस्कुरा रहा था। लोगों को हंसी आ रही है मेरी बातों पे, किसी के क्या हो रहा है, कभी रोना आ रहा है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन पे कह रहे हो इत्र लगा देते हैं मशीन में, मतलब इलेक्शन कमीशन फेल है वहां। और आप अभी कह रहे हो विपक्ष कह रहा है इलेक्शन कमीशन नहीं ये कर रहा है, तो खुद ही कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन फेल है, चुनाव नहीं करवा पा रहा वहां के। आप जिसके अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है टीएमसी के, उसके वर्कर्स लगाते हैं सर, इलेक्शन कमीशन थोड़ी ना लगाता है। एम्प्लॉय होता है। आपको मैं जानकारी दे दूं, पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज्यादातर बंगाल सरकार का एम्प्लॉय होता है। और दूसरी बात है कि वहां पे अपन अपना एजेंट कोई नहीं बैठने दिया जाता है, मार के हटा दिया जाता है सुबह से ही। बोलिए पुरोहित जी। बोलने नहीं दोगे दूसरे को, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को डर ये है, डर। बोलिए ना वरुण। मैं बोलने लगा तो दोनों बीच में बोलने लगे, मैं तो नहीं बोला। बोलिए। ये डर फैलाना चाहते हैं देश का। अरे वरुण जी बोलिए ना, बड़ा डर है इस देश में, बड़ा डर है इस देश में। अभी एक गारंटी भी बोलने लग गए, गारंटी है, गारंटी शब्द का भी पता लग जाएगा आपको जब रिजल्ट आएगा 4 मई को। ममता दीदी की वापस सरकार बनेगी, सारी जैसे बिहार में पता चला था। अभी आप नहीं, मैं तो देखो, मैंने हरियाणा चुनाव में भी कहा था 11% कांग्रेस का वोट बढ़ा पर सरकार नहीं बना पाई। आप देख लेना, मैंने कहा सरकार नहीं बनेगी। उसका कारण है विपक्ष की खुद की कमजोरियां। मोदी जी का कोई ग्लैमर नहीं चल रहा है अब कि बंगाल में मोदी जी का ग्लैमर हो गया। ममता दीदी, बीजेपी तो मोदी सेंट्रिक है, मैं कह रहा हूँ। मोदी जी का ग्लैमर नहीं चलेगा, फेल हो गई। उनके पास कौन सी स्थानीय लीडरशिप है? आपने अभी हुमायूं कबीर की बात की, सारे कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी, सारे कांग्रेस किसके सेंट्रिक है? राहुल गांधी सेंट्रिक है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस तो डेमोक्रेटिक पार्टी है भाई। अच्छा। राहुल गांधी सेंट्रिक क्यों है? मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने। अभी मैं इनकी जगह होता तो मिलिशिया फॉर्मेट कहता नहीं कांग्रेस जीत रही है। राहुल गांधी का ग्लैमर चल रहा है, 294 में से हमारी 200 सीटें आ रही। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ऐसे, ये तो ये राहुल गांधी का नाम ये जपने लग गए, मैंने तो बोला ही नहीं है। और मैं जो आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं ममता दीदी से कट जाएं, मुस्लिम्स कट जाएं। हुमायूं कबीर की आपने बात की थी, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। वो अगर तृणमूल से आया तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ओरिजिनल नेता है वहाँ? वो भी कांग्रेस और तृणमूल से ले लेकर के आए हैं। इनके खुद के पास तो कोई सवाल ही नहीं है कहीं भी, तो इनका खुद का कहीं और नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी केंद्र सरकार में बैठे हुए हर तरह से वोट से इनके पास वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लैमर इनका खत्म हो चुका, और विपक्ष अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो कहीं भी नहीं आ सकता। और वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी की शपथ लेंगे। मतलब गठबंधन हो गया कांग्रेस और तृणमूल का बंगाल में। वरुण जी का बातों से यही लगता है कि बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। अच्छी बात है, नया जानकारी मिली। नहीं, वो तो नेशनल अलायंस है ना सर, वो तो नेशनल अलायंस है। बंगाल में अजीत चौधरी जो रोज तृणमूल को गाली दे रहा है, तो आज पता चला कि एक्चुअल अलायंस हो गया तृणमूल और कांग्रेस। कंफ्यूजन बड़ा भयंकर है जब वरुण पुरोहित जी ये कहते हैं कि जो इनके पास है वो भी तृणमूल कांग्रेस से निकला, जो इधर हमारे पास वो भी तृणमूल कांग्रेस से, हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से निकला, इधर ये तृणमूल कांग्रेस के साथ नेशनल अलायंस में है। तो मतलब तो फिर सब तृणमूल कांग्रेस ही है ना।
नहीं, वही यहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में समस्या यही, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहां सेंटर में इनको टीएमसी का साथ चाहिए जगह जगह पे जहां भी जरूरत हो। वेस्ट बंगाल में इस वजह से वो थोड़ा सा वो खट्टी मीठी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पे वो स्ट्रैटेजिक मुद्दों पे आएंगे नहीं, वहां पे सिवाय भ्रष्टाचार और छोटी मोटी बातें करके वो लोग अलग हो जाएंगे। और ये बातें कांग्रेस के प्रवक्ता से साफ दिख रही हैं कि वो लोग टीएमसी को बहुत बड़ा नाराज नहीं करना चाहते। अगर जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस लड़ी थी, उसने आम आदमी पार्टी को मेजर डेंट पहुंचाया, वेस्ट बंगाल में ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे सेंटर में इनके अलायंस में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन एक तय है कि आरोप लगते रहे, अंतिम फैसला ना दिल्ली करने वाली है, ना कोलकाता की सियासत करने वाली है। बंगाल की जनता असली फैसला करेगी चुनावी नतीजों को दिन, और उससे पहले तो खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। सौरभ सिकदर जी आपका भी शुक्रिया, वरुण पुरोहित जी, एहतशामुल हक साहब, हर्ष तैयब जी, अनुराग जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।